शुरू कर लेना। जी जी। पिछले सेशन में हम लोगों ने ये बात की थी कि समाज में व्यवस्था की जगह से देखते हैं तो समाधान, समृद्धि, अभय और सहअस्तित्व या परस्पर पूरकता ये हमको मानव लक्ष्य के रूप में समझ में आता है। उस लक्ष्य को सुनिश्चित करने के लिए हमने व्यवस्था के 5 आयामों की बात की। उसमें एक एक करके शिक्षा, संस्कार और न्याय सुरक्षा पर हमने बात की। ये देखा कि शिक्षा संस्कार के ठीक होने से हर व्यक्ति में समाधान संभव। शिक्षा संस्कार के ठीक होने से हर व्यक्ति में समझदारी या समाधान संभव। ऐसे ही न्याय सुरक्षा के ठीक होने से न्यायपूर्वक समाज में अभय संभव है और प्रकृति की सुरक्षा करने से उसका सदुपयोग, संरक्षण और संवर्धन या पोषण करने से प्रकृति भी सुरक्षित रह पाती है, ठीक रह पाती है। आगे हम स्वास्थ्य संयम के बारे में बहुत थोड़ी बात करेंगे क्योंकि मुख्य रूप से इसकी चर्चा तो शाम वाले सेशन में आज भी भैया को करना ही है, कल भी उन्होंने किया था और कल भी करेंगे, तो मैं इस पर बहुत बात नहीं करूंगा, लेकिन थोड़े में कुछ बातों को ध्यान दिला देता हूँ कि आप अपने से पूछ के देखिए कि हमारा लक्ष्य क्या है। हम बीमार पड़ते रहें, हर तीसरे दिन बीमार पड़े, 5 मिनट में एम्बुलेंस आ जाए, 15 मिनट में हॉस्पिटल पहुंच जाए, आधे घंटे में हमारा इलाज हो जाए, 1 सप्ताह भर्ती रहें, फिर लौट के आए, फिर 3 महीना बाद वहीं पहुंच जाए और ये चक्र चलता रहे। ये चाहते हैं हम या स्वस्थ होना चाहते हैं? स्वास्थ्य की सुनिश्चितता चाहते हैं, स्वस्थ होना चाहते हैं। बीमारियों का इलाज तो मजबूरन करने की चीज है कि हम चाहते नहीं है बीमार होना, पर हो गए तब इलाज की जरूरत है। तो इलाज न करें ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मुख्य मुद्दा इलाज का नहीं है, मुख्य मुद्दा स्वस्थ रहना। और स्वस्थ रहने की जगह से देखेंगे ना तो सबसे पहले स्वयं में संयम का भाव होना जरूरी है, तभी शरीर में स्वास्थ्य रह सकता है। हमारे खाने पीने में, हमारे उठने बैठने में, हमारे सोने जगने में, हमारे शरीर का उपयोग करने का तरीका अगर ठीक नहीं है, हम अपने में वो जिम्मेदारी के साथ जी नहीं रहे हैं, तो शरीर स्वस्थ रह सकता है। तो आप अपने से पूछ के देखिए कि ये जो संयम का भाव है कि मैं यानी स्वयं में शरीर का पोषण करने का, शरीर का संरक्षण करने का, शरीर का सदुपयोग करने का स्वीकृति अगर नहीं होगा, ये संयम का भाव नहीं होगा, तो शरीर में स्वास्थ्य रह सकता है। तो अगर स्वास्थ्य और संयम ये देखने जाएं तो किस पर पहले काम करने की जरूरत है, संयम पर कि स्वास्थ्य पर? संयम पर काम करने की जरूरत है। और ये संयम पे काम करने के लिए पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, पेमेंट देने की जरूरत नहीं है। बीमार पड़ गए तो दवा के लिए, डॉक्टर के लिए, हॉस्पिटल के लिए फीस देने की जरूरत तो पड़ सकती है। संयम के लिए तो मुख्य रूप से शरीर का पोषण का, संरक्षण का, सदुपयोग का, मानसिकता हमारा विकसित हो सके, प्रवृत्ति हमारा विकसित हो सके, उस पर ध्यान देने और काम करने की जरूरत है। इसी तरह से एक बार अगर ये समझ में आता है कि स्वास्थ्य हमारा मूल मुद्दा है, उसमें भी शरीर के स्वस्थ रहने के लिए संयम मुख्य मुद्दा है, तो ये दिखता है कि स्वास्थ्य के लिए पहली जरूरत है हमारा स्वयं का संतुलित होना, स्वयं का व्यवस्थित होना। कल भी भैया इस पर बात कर रहे थे कि हमारा भाव खराब हो, हमारा विचार खराब हो, तो लौट करके शरीर पर उसका बहुत सारा दुष्प्रभाव पड़ता है। तब वो बता रहे थे कि गुस्सा अंदर बहुत आता हो और उसको रोक करके रखें तो बैक पेन के रूप में उभर आता है, कमर की दर्द के रूप में उभर आता है। ऐसे कई जगहों पर देखिएगा ना, आज के दिन मॉडर्न साइंस में भी उस पर बहुत अध्ययन किया है। सामान्य परंपरागत दृष्टि से भी देखने जाएंगे तो बहुत सारी सूचनाएं उस बारे में उपलब्ध हैं, जिसको प्रयोग करके हम आप देख सकते हैं। तो स्वस्थ रहने जाते हैं ना तो मुख्य मुद्दा बीमारियों के इलाज का या दवाई का नहीं होता है। मुख्य मुद्दा है पहले स्वयं का भाव और विचार संतुलित होना, अपने अंदर अपमान, विरोध, क्रोध, नफरत जैसे नकारात्मक भावों से मुक्त होना, ये पहली जरूरत दिखाई देती है।
उसके साथ आहार ठीक होने की जरूरत है। भोजन, हवा, पानी जो शरीर के स्वस्थ रहने के लिए मूलभूत जरूरत है, अगर वो हम शरीर को ठीक देने का काम नहीं करते हैं तो कौन सी दवा शरीर को ठीक रखेगी? मैं बार बार कहता हूँ, पेट्रोल से चलने वाली कार में अगर डीजल और केरोसिन भरवाना शुरू करेंगे तो कितने दिन कार चलेगी? तो शरीर जिन चीजों के लिए, खाने पीने के लिए बना हुआ है, उसको नहीं खा के, शरीर की प्रकृति को समझ के, वातावरण को समझ के, जो शरीर के लिए अनुकूल भोजन है, हवा है, पानी है, उसको नहीं लेकर के कुछ भी मनमानी हम शरीर के साथ करेंगे तो कितने दिन शरीर चलेगा? वो तो शरीर इतनी अच्छी व्यवस्था है कि हमारी सारी मनमानी के बावजूद भी 10, 20, 25 साल खींच देता है, फिर धीरे धीरे एक एक अंगों में समस्या आनी शुरू होती है। लेकिन फिर भी हम ना वो दवाई खाना ज्यादा पसंद करते हैं, बनाई हरी सब्जी खाना। बुद्धि की बलिहारी, यही से इसलिए बात शुरू किया था कि मैं स्वयं में जब तक शरीर के पोषण, संरक्षण, सदुपयोग का भाव नहीं होगा, वो प्रवृत्ति हमारी विकसित नहीं होगी, वो तत्परता विकसित नहीं होगी, तब तक तो दवा खाना आसान लग सकता है, लेकिन दवा खा के स्वस्थ नहीं रह सकते हैं, ये समझना जरूरी। स्वस्थ होने के लिए तो अगर आहार को ठीक नहीं किए, अपने मन को ठीक रखने का काम नहीं किए, उसके आगे देखिएगा तो अपनी दिनचर्या, ऋतुचर्या, जिसका मतलब है सोने जगने का समय, उठने बैठने का समय, खाने पीने का समय और तरीका, वो अगर ठीक करने का काम नहीं किए हैं, कोई दवा, कोई हॉस्पिटल, कोई डॉक्टर हमको ठीक करने का काम नहीं कर सकता। ये समझना जरूरी है। इसी तरह से शरीर में एक निश्चित श्रम करना जरूरी है। कल भैया बता रहे थे श्रम और विश्राम के संतुलन के बारे में। या तो श्रम करें, उसका अवसर नहीं हो तो व्यायाम कर सकें, ये शरीर के लिए जरूरी है। अगर इतना शरीर से श्रम करने का काम हम नहीं करते हैं कि शरीर थोड़ा थक सके और उससे पसीना निकलने का काम हो सके, तो फिर जाके वेस्टिंग बात में बैठने की जरूरत पड़ेगी। ये समझना जरूरी है। ऐसे ही श्रम व्यायाम का अवसर नहीं हो तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कुछ आसन प्राणायाम की जरूरत है, ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे। ये सब से जब शरीर स्वस्थ नहीं रह पा रहा है, किसी कारण से समस्या हो रही है, तब औषधि की, दवाइयों की या ऑपरेशन की और ट्रीटमेंट की जरूरत है। आज के दिन पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था का दुर्भाग्य ये हो गया है कि पूरी MBBS की पढ़ाई में भी देखेंगे ना, कि ऊपर से लेके यहाँ आसन प्राणायाम तक का जगह नहीं के बराबर बच गया। चर्चा इसी औषधि, चिकित्सा और ऑपरेशन से शुरू होती है और इसी पे खत्म होता है। हमको ये समझना जरूरी है कि मूल मुद्दा स्वस्थ रहना है, न कि मूल मुद्दा हर ऑपरेशन की सुविधा घर के बगल में उपलब्ध होना है। स्वस्थ रहने की दृष्टि से मूल मुद्दा अपने मन को ठीक रखना, अपने आहार विहार, श्रम व्यायाम, आसन प्राणायाम को ठीक रखना है, न कि दवा की गोली सुबह शाम खाना है। और अगर स्वस्थ रखने के लिए मूल मुद्दा अपने मन को ठीक रखना, आहार विहार, श्रम व्यायाम, आसन प्राणायाम को ठीक रखना है, तो इसकी जिम्मेदारी हमको खुद लेनी पड़ेगी या हमारे बदले कोई डॉक्टर और हॉस्पिटल लेगा? तो ये समझना जरूरी है, इतना है, न कि बीमारी का इलाज घर के बगल में उपलब्ध हो। उस दृष्टि से मुख्य मुद्दा स्वयं को संतुलित रखना, आहार विहार, श्रम, आसन प्राणायाम को संतुलित करना है, न कि सुबह शाम दवाओं की गोली खाना। और श्रम व्यायाम, आसन प्राणायाम, आहार विहार का ठीक रहना, अपने भाव विचार का ठीक रखना, इसकी पूरी जिम्मेदारी हमको स्वयं लेने की जरूरत है, न कि किसी डॉक्टर और हॉस्पिटल के भरोसे छोड़ने की जरूरत है। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डॉक्टर की जरूरत नहीं है या हॉस्पिटल की जरूरत नहीं है। इसका मतलब मैं इतना ही कह रहा हूँ कि डॉक्टर और हॉस्पिटल वो आखिरी उपाय है, जैसे न्याय व्यवस्था में जेल और कोर्ट आखिरी उपाय, जैसे न्याय व्यवस्था में कोर्ट और जेल आखिरी उपाय है, ऐसे ही स्वास्थ्य की बाकी सभी व्यवस्थाएं फेल हो गई हो तो डॉक्टर और औषधि आखिरी उपाय है, जिसको करने की जरूरत है, करने की जरूरत है। लेकिन ये सोचना जरूरी है कि दवाई, डॉक्टर, हॉस्पिटल
इसी को दिनों दिन बढ़ाने पर और हर सुविधा घर के बगल में उपलब्ध हो, इसी को हम मुख्य गोल बनाएंगे, या स्वयं में संयम के भाव को विकसित करके शरीर के पोषण, संरक्षण, सदुपयोग की मानसिकता के साथ अपने मय को संतुलित रखने का आहार विहार, श्रम, व्यायाम, आसन, प्राणायाम को व्यवस्थित करने का काम मुख्य रूप से करेंगे। ये पहचानना जरूरी, क्योंकि अगर हमारा आहार ठीक नहीं है, भोजन, पानी, हवा ठीक नहीं, अगर हमारा रहन सहन, दिनचर्या, सोने, जगने, उठने, बैठने का तरीका ठीक नहीं है, तो कोई दवा, कोई हॉस्पिटल, कोई डॉक्टर हमारा इलाज नहीं कर सकता है। ये समझना जरूरी, ये समझना जरूरी। तो मुझे अपनी तरफ से तो स्वास्थ्य के संदर्भ में इतनी ही बात कहनी थी। जितना इससे जुड़ा हुआ प्रश्न हो सब टी ब्रेक के बाद भैया बात करेंगे, उस पर आराम से कर लीजिएगा। इमीडिएट कोई प्रश्न हो तो बताइए, उसको हम रिस्पॉन्ड कर देंगे। सर स्वास्थ्य ने जो लिखा है कि शरीर के अंग अवयवों में परस्पर तालमेल, ये चीज तो जी, इसका मतलब यह है हम स्वस्थ हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आँख, कान, नाक, हाथ, मुंह, ये सब ठीक ढंग से काम कर रहा है। अच्छा, हम आँख से देखना चाहते हैं, देख पा रहे हैं, पैर से खड़े होना चाहते हैं, वो पा रहे हैं, बोलना चाहते हैं, बोल पा रहे हैं, बोलना चाहें और बोल ना पाए, खड़े होना चाहें और चक्कर आके गिर जाए, देखना चाहें और धुंधला दिखाई दे, इसका मतलब शरीर स्वस्थ नहीं है, बीमार हो गया है। तो इसको किसी समय सीमा में बांधा जाता है। मान लो जैसे खड़े होना चाहिए, कोई 10 घंटे खड़ा रह सकता है, कोई 5 घंटे, तो क्या ही वही मुद्दा ये नहीं है कि 10 घंटे खड़ा रह सकते कि 5 घंटे खड़ा रह सकते। मुद्दा ये है कि अपनी जरूरत के लिए जितना जरूरत है उतना रह सकते कि नहीं, और उस सीमा को पहचान के उतना काम करके जीने को हम व्यवस्थित कर लेते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आदमी 18 घंटा बोलने का ही काम करे, 12 घंटा खड़े रहने का ही काम करे, लेकिन सामान्य उत्पादन के लिए जो 4-6 घंटे काम करने की जरूरत है, अगर उतना काम करने की स्थिति नहीं है हमारी, तो ध्यान रखने की जरूरत तो है शरीर। जो घर का काम करने का सामान्य 4-6 घंटे शरीर स्वस्थ रह सके और वो घर की सामान्य दैनिक दिनचर्याओं को कर सकें, अपने उत्पादन के कुछ काम को भी कर सकें, अगर वो स्थिति नहीं होगी तो शरीर को ध्यान रखने की जरूरत तो पड़ेगी, शरीर के स्वास्थ्य को ध्यान रखने की जरूरत तो पड़ेगी। ऐसे ही अभी आपकी बात हमको सुनाई दे सके, हमारी बात आपको सुनाई दे सके, तो हम मान सकते हैं कि हमारा कान और मुंह ठीक। आप बोले और हमको सुनाई ना दे तो कान ठीक करवाने की जरूरत है। और कोई बात? और एक जैसे पैदा होते ही अगर किसी को कोई बीमारी है तो वो कितना संयम रखेगा? पैदा होते ही अगर बीमारी है तो उसमें तो उसका कोई दोष नहीं। दो बात पहचानने की जरूरत है। उसका दोष तो नहीं है, माँ बाप का दोष होगा, समाज का दोष होगा, ठीक है, उस समय के वातावरण का दोष होगा। अब उसके साथ कितना संयम कर सकता है का उत्तर तो यही समझ में आता है कि जिस शरीर के साथ हम पैदा हुए उस शरीर को अध्ययन करके जो उसके लिए जरूरी है वो करने का, और जो जरूरी नहीं है उससे बचाने का जितना काम हम कर पाएंगे उतना बेहतर रह पाएगा। उदाहरण के लिए अगर बचपन से हमको पता है कि हमारा पेट उतना ठीक नहीं रहता, तो खाने पीने में वैसी चीज़ों को खाने का काम करें जो आसानी से बच सकती है। अगर हमको दिखता है कि हमको सर्दी जुकाम की बचपन से समस्या है, तो इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए जो आहार शुरू से लेना है वो आहार ले। ठंडी गर्मी के दौरान, मौसम बदलने के दौरान थोड़ा सुरक्षित रह करके जीवन यापन को करें। ये सामान्य प्रोटोकॉल को मेंटेन करने से बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित कर सकते हैं। भैया एक चीज जी, थोड़ा आश्चर्यचकित रहते हैं हम लोग कि स्वास्थ्य हेतु जो कार्यक्रम आपने लिखे हैं आज की एलोपैथिक चिकित्सा में और चिकित्सा पद्धति में, इनमें से एक भी चीज के ऊपर कोई ध्यान नहीं है। जैसे कि आहार, भोजन, पानी, हवा। आज आप किसी हॉस्पिटल में चले जाइए,
कमरे बंद मिलेंगे, हवा का आने का जाने का कोई प्रबंध नहीं होता। पानी भी जिस तरीके से मिलता है हॉस्पिटल्स में, तो मेरा मतलब कहने का ये है कि इस पद्धति में और जो एलोपैथी की पद्धति है उसमें शुरू से ही विरोधाभास है। तो उसके लिए हम उस पद्धति को छोड़ के इसी पद्धति को अपनाएं तो शायद हम लोगों के लिए कुछ उसका उद्धार होने की संभावना है। दो बातें हमको आपके जवाब में कहनी है। एक तो ये कि ये बात तो बहुत क्लियर है कि स्वस्थ रहने के लिए ऊपर वाले सारे की चर्चा बहुत कम दिखाई देती है। औषधि और चिकित्सा की बात ही प्रधानता से होती है आज के समय। जो एलोपैथी में शायद हम पढ़ाने में नहीं कहते होंगे, हॉस्पिटल में वो भी दिखाई देता। जैसे आप कह रहे हैं ना, एलोपैथी ये बात तो नहीं कहती होगी कि बंद कमरा रखें जिसमें हवा और प्रकाश ना आए। लेकिन आज की जो व्यवस्थागत मजबूरियां हो गई हैं हमारी, जिस तरह का सिस्टम हमने बना लिया है, जिस तरह के परिवेश में हम रहना शुरू कर दिए हैं, जहाँ एक दीवार खत्म होते ही दूसरी दीवार शुरू हो जाती है, क्योंकि आदमी हिसाब लगाता है कि 2 फीट जमीन की कीमत 2 लाख रुपया है, इसको छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है। इन व्यवस्थागत दोषों के कारण भी कई चीजें आज के दिन दिखाई देती हैं जो सिद्धांत में हम कोई नहीं मानता, एलोपैथी भी नहीं मानता हो, लेकिन डिजाइन वैसा बन गया है इकोनॉमिक सिस्टम के कारण, अर्थव्यवस्था के कारण, तो वो तकलीफ, वो समस्याएं दिखाई देती हैं। तो दवा की जगह नहीं है ये बात नहीं है, दवा की जगह है, लेकिन ये ऊपर वाली सारी चीजों के फेल होने के बाद दवा की जगह है। वो ऊपर वाली सारी चीजों में किसी कारण से व्यतिरेक हो गया है, ऊपर नीचे हो गया है, या सबका ध्यान रखने के बावजूद कुछ बिगड़ गया है, या कोई एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गई, तो दिखाई देता है कि औषधि और चिकित्सा से काम शुरू करने की जरूरत है। लेकिन ऊपर के इन डायमेंशंस पर अगर काम करने का काम नहीं करेंगे तो आदमी के स्वस्थ रहने का काम नहीं होगा। फिर हमारे भारत जी कहेंगे कि बीमार पड़ रहे हैं, सुबह शाम इलाज का पैसा कहाँ से आएगा। फिर वो बताएंगे कि 1 महीने भर्ती रहने के 15 लाख रुपया आईसीयू में लगते हैं, और कितने महीने का बीमार करेंगे ये पता नहीं है, इसलिए कितने करोड़ इकट्ठा करेंगे। ये तो दिखता है कि अगर उस चक्र में उलझने वाली जगह से बात को शुरू करेंगे तो निकलना तो बहुत मुश्किल दिखाई देता है। लेकिन अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से समझते हैं ना, तो अपने भाव विचार को संतुलित रखने के लिए आहार को वही करें जो शरीर के लिए अनुकूल है, विहार ठीक रखने के लिए, श्रम व्यायाम के लिए, आसन प्राणायाम के लिए नहीं के बराबर पैसा चाहिए, बल्कि बाकी आहार करके जो पैसा खराब कर रहे होंगे ना, संतुलित आहार करना शुरू करेंगे, हो सकता है कुछ पैसा बच भी जाए उसमें। तो हमको बहुत लगता है आज के दिन की पैसे की समस्या है, अर्थव्यवस्था की समस्या है, अर्थव्यवस्था नहीं ठीक होगी तो जिंदगी कैसे चलेगी। हमको दिखना जरूरी है कि अर्थव्यवस्था का रोल दवा खरीदने में तो हो सकता है, वो भी अगर घर की कुछ जीरा धनिया मेथी या बाहर जो हुए आंवला के पौधे दिखाई दे रहे हैं, सहजन की पत्तियां दिखाई दे रही हैं, अगर उसको दवा के रूप में प्रयोग कर रहे हैं तो औषधि भी फ्री में मिल सकती है। एक बड़ा हिस्सा जो बाजार से खरीद के औषधि ला रहे हैं या जहां ऑपरेट कराने की जरूरत पड़ रही है वहां पैसा और सुविधा चाहिए, ये बात तो सही। लेकिन स्वास्थ्य का कार्यक्रम वहां से शुरू नहीं होता है। पहले वाले इन आयामों पर जितना ध्यान देने का हम काम करते हैं उतना इस आखिरी आयाम का जरूरत कम से कम होता चला जाता है। जितना इन ऊपर के भागों पर काम करने का काम हम नहीं करते हैं उतना ये लगता है कि इलाज ही महत्वपूर्ण है, हॉस्पिटल ही महत्वपूर्ण है और उसके लिए पैसा और सुविधा होना ही महत्वपूर्ण है। और कोई बात? होम्योपैथिक 5 वाले तो व्यक्ति के हाथ में ही है, बिल्कुल किसी हॉस्पिटल की जरूरत ही नहीं नहीं है, नहीं है।
शिक्षा में थोड़ा काम हो जाएगा, ये सारी चीजें शिक्षा में ही दी जा सकती। एक बच्चा जो 10 साल 12 साल 15 साल स्कूल वाले के चक्कर खा रहा है और घर में समय बिता रहा है, ये वहीं पे हो सकता है, वहीं पे हो सकता है। उसके लिए हॉस्पिटल की जरूरत नहीं। आज आपकी तबियत भी डेली की लग रही है। अभी हमको तो नहीं महसूस हो रहा है, पर पता नहीं, अभी तो नहीं लग रहा हमको। यहाँ सब लोग महसूस कर रहे हैं। हमें मैथ्स पढ़ाते थे प्रेम सिंह मानव जी, वो उनसे सब टीचर दूसरे टीचर मजाक करते रहते थे, क्योंकि वो अपने खाने पीने की बात हर समय बता, मैं ये खाता हूँ, मैं ये पीता हूँ, मैं स्वस्थ रहता हूँ, ये रहता हूँ, अपने स्वास्थ्य के बारे में। तो एक टीचर ने मजाक कर लिया, प्रेम सिंह जी आज तो आपका चेहरा उदास है। अब उन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई हुई थी, तो वो 8-10 टीचर्स ने जो भी मिले, अरे प्रेम सिंह जी क्या हो गया आपको? आधे घंटे बाद फिर किसी ने कहा प्रेम सिंह जी कुछ गड़बड़ है आप। पता चला कि शाम को 4 बजे तक छुट्टी होने तक प्रेम सिंह जी बीमार। तो आप प्लीज ऐसा मत कहो, वो ठीक ठाक है। को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाना चाहते हैं, ना कि प्राकृतिक खेती करने वाला बच्चा। ये जिम्मेदारी कहाँ जाएगी? कहाँ जाएगी ये जिम्मेदारी? अभी पढ़ाई लिखाई में भी देखिएगा ना, तो जिस पढ़ाई लिखाई में स्वास्थ्य को लेके बात होती हो ना, उसमें एडमिशन वही लेता है जिसका MBBS में नहीं होता है। लौट के नेचुरोपैथी में काम करने वही आता है जिसकी रैंक सबसे लास्ट में होती है। हमको रुक के देखने की जरूरत है। देखिए ये बात ठीक है कि हवा पानी सब जगह जहर फैल रहा है और सब अपने हाथ में नहीं है, लेकिन जो हमारा हिस्सा है अगर उसको भी हम ठीक नहीं कर रहे हैं, दूसरे किससे उम्मीद रखेंगे? दूसरे किससे उम्मीद रखेंगे? तो जो आप जहर की बात कर रहे हैं ना, तो हम उत्पादन पर बात कर लेते हैं। ये भी रुक के देखना चाहिए कि इस उत्पादन कार्य का लक्ष्य क्या है, श्रम पूर्वक उत्पादन कर सके या दूसरों का शोषण करके अपने घर में सुविधा इकट्ठा कर ले। तो श्रम पूर्वक उत्पादन लक्ष्य दिखाई देता है, ना कि दूसरे के कमाए हुए को शोषण पूर्वक हम अपने घर में इकट्ठा कर ले, ये लक्ष्य दिखता है। श्रम पूर्वक उत्पादन करने जाते हैं तो 2 प्रश्न बनता है, एक क्या उत्पादन करें, दूसरा कैसे उत्पादन करें। और उत्पादन का मतलब है जो कार्य मनुष्य करता है, मनुष्य के अलावा जो हवा पानी मिट्टी पेड़ पौधे पशु पक्षी हैं, उसको शेष प्रकृति कह रहे हैं। मनुष्य के अलावा जो बाकी सारा कुछ है उसको शेष प्रकृति कह रहे हैं। मानव उसके साथ जब श्रम करता है तो उसको कार्य कहते हैं। जैसे खेती एक कार्य है, गौपालन एक कार्य है, कंप्यूटर बनाना एक कार्य है, मोबाइल बनाना एक कार्य है, पंखा बनाना एक कार्य है, हल बनाना एक कार्य है, ट्रैक्टर बनाना एक कार्य है, कुर्सी बनाना एक कार्य है, गद्दा बनाना एक कार्य है। मानव शेष प्रकृति पर श्रम करता है, वो कार्य है। कार्य से जो वस्तु प्राप्त होती है वो बेसिकली हमारा उत्पादन है। दूध मिल गया तो उत्पादन है, गेहूँ मिल गया तो उत्पादन है, कुर्सी मिल गया तो उत्पादन है, पंखा मिल गया तो उत्पादन है, कैमरा मिल गया तो उत्पादन है। प्रश्न बनता है कि क्या उत्पादन करें और कैसे उत्पादन करें, ये 2 प्रश्न बनेगा। क्या उत्पादन करें का उत्तर है कि शरीर के पोषण के लिए, शरीर के संरक्षण के लिए, शरीर के सदुपयोग के लिए जो वस्तुएं चाहिए वो बनाएंगे। तो भोजन की जरूरत है तो गेहूं चावल दाल सब्जी ये सब का उत्पादन करेंगे। कपड़े की जरूरत है तो कपड़ा बनाएंगे, घर की जरूरत है तो घर बनाएंगे। ऐसे ही सामाजिक क्रियाकलापों को करने के लिए मोबाइल की जरूरत है, कंप्यूटर की जरूरत है, कैमरा की जरूरत है, प्रोजेक्टर की जरूरत है तो बनाएंगे। बैठने के लिए कुर्सी की जरूरत है, बनाएंगे। गद्दे की जरूरत है, बनाएंगे। जो चीजें शरीर स्वास्थ्य के लिए उपयोगी नहीं है, ड्रग्स जैसी चीजें, शराब जैसी चीजें, तो हमको रुक के एक बार सोचने की जरूरत है कि उसको उत्पादन करेंगे कि नहीं करेंगे। जी क्या कह रहे? उसका लाइसेंस लेना ना जी
ठीक कह रहे हैं। नियम पूरा करना तो लाइसेंस लेना पड़ेगा। सौभाग्य है कि आज के दिन कम से कम ड्रग्स का लाइसेंस देना सरकार ने नहीं शुरू कर दिया है, शराब तक का तो दे रही है, ड्रग्स को अभी भी लीगल मान रही है कि ठीक नहीं है। धीरे धीरे हो जाएगा उसका। जी, विकास की दौड़ में पीछे न रह जाएंगे, जल्दी हो जाएगा। तो ये पहचानना जरूरी है कि शरीर के पोषण के लिए, संरक्षण के लिए, सदुपयोग के लिए या समाज को चलने के लिए जिन चीजों की जरूरत है, उससे अतिरिक्त चीजों का अगर हम उत्पादन कर रहे हैं तो उससे समाज खराब होने वाला है, शरीर का स्वास्थ्य खराब होने वाला है, न कि बढ़िया होने वाला। तो उत्पादन के पर्पस को ही हमने डिफीट कर दिया, खराब कर दिया। अगर हम ऐसी चीजों का उत्पादन कर रहे हैं जो न तो शरीर के लिए ठीक है, न सामाजिक भागीदारी में जीने के लिए ठीक है, फिर उसका उत्पादन जितना ज्यादा करेंगे ना, हमको ये देखना चाहिए कि हम समस्या उतनी ज्यादा बढ़ाएं। तो गुटखे को, सिगरेट को, शराब को, ड्रग्स को जितना ज्यादा उत्पादन कर रहे हैं, जितना ज्यादा समाज में फैला रहे हैं, हम समस्या पैदा कर रहे हैं, न कि सहयोग कर रहे हैं। ये बात सीखने की जरूरत है। और ऐसी बीसियों चीजें हो गई हैं आज के दिन जिसका उत्पादन करके जोर शोर से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और जो चीजें जितनी कम जरूरी है आदमी के लिए ना, उसका विज्ञापन, उसका एडवर्टीजमेंट उतना ज्यादा करना। कोई टीवी मीडिया को जरूरत नहीं पड़ती है ये एडवर्टीजमेंट करने की कि चावल दाल खाना है कि नहीं खाना, दूध रोटी खाना है कि नहीं खाना। अगर करना भी होगा दूध का प्रचार ना, तो ब्रिटानिया बिस्किट का प्रचार करेंगे कि इसके 4 बिस्किट में जो है 1 गिलास दूध के बराबर ताकत है। दूध पियो नहीं कहेंगे, ये 4 बिस्किट खाओ जो हम बना के रखे हैं, क्योंकि इसमें 50 पैसा फायदा हमारा होगा, 25 पैसा दुकानदार का होगा। तुम्हारा फायदा हो कि नहीं हो तुम जानो, हमारा होना चाहिए। जिन चीजों की जरूरत जितनी कम है आदमी को, उसके एडवर्टीजमेंट की जरूरत उतनी ज्यादा और सारे एडवर्टीजमेंट को आप देखेंगे ना, 30 सेकंड का एडवर्टीजमेंट होगा, प्रोडक्ट के बारे में 5 सेकंड मुश्किल से बताएंगे। 25 सेकंड तो वो हीरो दिखेगा, वो क्रिकेटर दिखेगा, कहीं हाई जंप करता हुआ, कहीं लॉन्ग जंप करता हुआ, कहीं एरोप्लेन से कूदता हुआ, कहीं बाइक चलाता हुआ। 25 सेकंड तो वही दिखेगा, एक ऐसा चित्रण जिसमें हम बह जाएं। और एक बार आप 25 सेकंड के उस चित्रण में बह गए तो बचे 5 सेकंड में वो पीछे से अपना प्रोडक्ट जोड़ देते हैं कि ये भी साथ में लेते हैं। हमको होश भी नहीं रहता है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसमें बहते हुए कैसे उस प्रोडक्ट को पकड़ के लेके चला जाता। ज्यादातर प्रोडक्ट के एडवर्टीजमेंट को आप देखेंगे ना, तो कोई प्रोडक्ट के गुण दोष को भी बहुत नहीं बता रहा होता है कि क्या काम आए। वो बस इतना ही बता रहा होता है कि तुम्हारे फेवरेट क्रिकेटर इसका प्रयोग करते हैं। वो इतना ही बता रहा होता है कि तुम्हारा फेवरेट हीरो या हीरोइन इसका प्रयोग करता है। और मुझे तो ये भी नहीं पता चलता है कि लोग जो है इतने सारे साबुन का विज्ञापन करते रहते हैं। ठीक है, ये बताने से जैसे लगता है कि बचपन से वही साबुन घिस के उनका चेहरा सफेद हो गया। क्या सीमा रह गई है प्रचार की, कई बार तो वो भी दिखाई नहीं देता। तो रुक के ये देखने की जरूरत है कि हम उत्पादन शरीर के पोषण, संरक्षण, सदुपयोग के लिए तथा सामाजिक भागीदारी की जगह से जरूरी चीजों का उत्पादन करेंगे या पहले कुछ भी उत्पादन करेंगे, फिर उसको बेचने के लिए पूरा मार्केट का फोर्स लगाएंगे, फिर उसको खा पी के आदमी बीमार होगा, फिर हॉस्पिटल में उसका इलाज करेंगे और जीडीपी बढ़ाएंगे। ये डिजाइन समझना जरूरी है। क्या कह रहे? जैसे कि सर अभी घटना है राजस्थान की और एमपी की, 19 बच्चे 15-20 बच्चे सिर्फ टीके एक्सपायर हो गए। तो सर थोड़ा उसके लिए देखिए वो बात तो बहुत सिंपल है। ये जो आखिरी जगह पर काम करना था ना, औषधि की जगह पर, ये जो आखिरी जगह पर काम करना है ना, औषधि या चिकित्सा सर्जरी की जगह पर,
लाभ की मानसिकता के कारण आज हम औषधि भी शुद्ध उपलब्ध कराने को तैयार नहीं है, उसमें भी मिलावट करने को लगे हैं। उसके भी क्वालिटी कंट्रोल को मेंटेन करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हमको लगता है कि लाभ जिसमें अधिक हो जाए वो करेंगे, ना कि जो आपके लिए जरूरी हो वो करेंगे। वो पुरानी एक जोक है, एक आदमी बेच रहा था सामान, ठीक है, बुखार की दवा बेच रहा हो, 100 रुपया में ले जाओ बुखार उतर जाएगा। सर्दी की दवा बेचिए 100 रुपया में ले जाओ उतर ठीक हो जाएगा। नहीं हो तो ले आना, पैसे वापस कर देंगे। फायदा नहीं हो तो पैसे वापस कर देंगे। तो ले गया आदमी, कोई लगाया, फायदा नहीं हुआ, लौट के आया, उसने कहा कि भाई देखो हमको ये 100 रुपया में सामान दिया था तुमने, कोई फायदा नहीं हुआ, ये वापस कर दो। उसने कहा फायदा कैसे नहीं हुआ, तुमको नहीं हुआ होगा, हर बोतल बेच के हमको 10 रुपया फायदा होता है, तो हमारा फायदा तो हो गया। तो उस मानसिकता में जब फंस जाते हैं ना कि फायदा नहीं हो तो वापस कर देंगे, किसका फायदा नहीं हो तो वापस करेंगे, ये तो क्या करिए। छोटे बच्चों के बारे में एक बात और ऐड करना चाहता हूँ, इस बातें हम गलती से अनजाने में हम भी गलत करते हैं। छोटा बच्चा जो 1 महीने से लेकर 5 साल तक का होता है, वो अपनी बात को बता नहीं पाता ढंग से, अब उसे क्या तकलीफ है क्या नहीं है। उसी क्रम में हम बच्चों को जूते पहनाते हैं, कई बार लाइक वाले, कभी उस जूतों को ध्यान से देखना, उसके अंदर हाथ डाल के आप अगर सोच के देखेंगे, आप उन जूतों को जिंदगी में कभी भी नहीं पहनेंगे 1 मिनट के लिए भी। और बच्चों को बड़े खुश हो, बच्चे खुश हो घूमते हैं, बड़े लाइट दिख रही है, चमक रही है, उसको तो आवाज से मतलब है, और वो 1 घंटे के बाद उसे वो लगना के चलता है, जब पता लगता है कि जूते उसके लिए नहीं बने हैं। इसी तरह बच्चों को कपड़े बना के कंपनी वाले बेच देते हैं, ना वो बच्चे के लिए कंफर्ट होते हैं, किसी भी तरह से ठीक नहीं होते हैं। तो ये जिम्मेदारी हम लोगों की है, हम बच्चों के लिए जो चीज़ है एक बार देख तो लें, वो मेरे लिए ठीक है कि नहीं है, मेरे लिए ठीक होगा तो बच्चे के लिए भी ठीक होगा। इनफैक्ट बच्चे की परवरिश तो आज के दिन इतना सीरियस मुद्दा हो गया है कि जो आधुनिक काल की माताएं हैं, नो ऑफेंस टू एनीवन, जो आधुनिक काल की माताएं हैं ना, दोष उनका भी नहीं है, लेकिन उनको सामान्य रूप से न तो बच्चे के स्वास्थ्य की कोई समझ रह गई, न बच्चे के मानसिक विकास की तो ज़्यादा समझ रह गई। छोटा से छोटा भी खांसी जुकाम भी हो जाए बच्चे को ना, तो उनके पास डॉक्टर और हॉस्पिटल के जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा, क्योंकि जिस तरह के परिवेश में वो पले बने हैं, उनको आज के दिन वो सामान्य ज्ञान भी नहीं रह गया है कि घर की किन चीजों का प्रयोग करके ये सर्दी जुकाम ठीक होने का काम हो सकता। दादी नानी को फिर भी थोड़ा पता होगा, हमारी आधुनिक माताओं को तो बड़ी मुश्किल से कुछ पता है। और दोष उनका नहीं है, बचपन से कंप्यूटर इंजीनियरिंग पढ़े हैं, केमिकल इंजीनियरिंग पढ़े हैं, गणित पढ़े हैं, विज्ञान पढ़े हैं, कैलकुलस पढ़े हैं, अलजेब्रा पढ़े हैं, वो आता है उनको। किसी दिन पढ़े होते कि भाई बच्चे को सर्दी जुकाम होने से क्या करना होता है, बुखार होने से क्या करना होता है, पेट दर्द होने से क्या करना होता है, तब तो कुछ कर पाते हैं। जी क्या कह रहे हैं? पहले बड़ी बुढ़िया थी, घर में पूर पका देते, उसका पानी पिया देते, पका। वही कह रहा हूँ, ये सामान्य से सामान्य चीजों को भी हम धीरे धीरे खोते जा रहे हैं, खोते जा रहे हैं। अच्छा श्याम जी, एक मिनट, जी ये जो मछली पालते हैं, उनको काट देते हैं, बकरे पालते हैं, उनको काट देते हैं, सुअर पालते हैं, कौन सा उत्पादन है, ये क्या है? ये बहुत अच्छी चीज है, इस पर हम आएंगे अभी थोड़ी देर बाद। ये हमारी लिस्ट में है, अभी बस 5 मिनट दीजिए, हमारे उस पर 5 से 10 मिनट इसको पूरा करेंगे। आप ऐसे ही देखेंगे कि कैसे उत्पादन करें ना, कैसे उत्पादन करें का उत्तर 2 है। एक है कि उत्पादन श्रम के साथ ही होता है। शरीर से जब हम कोई श्रम करते हैं, हवा, पानी, मिट्टी, पेड़ पौधा, पशु पक्षी, किसी के साथ, तो उसी से उत्पादन होता है। बैठे बैठे हम और आप 8 घंटा बात करें कि 18 घंटा बात करें, कोई उत्पादन नहीं होने वाला। एक छोटी से छोटी सुई का भी उत्पादन नहीं होगा, हम 18 घंटा बात क्यों नहीं करेंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि बात करना जरूरी नहीं है, बात करना व्यवहार का हिस्सा है। ये पता होना जरूरी है कि व्यवहार एक अलग चीज है, उत्पादन एक अलग चीज। उत्पादन करेंगे तो श्रम पूर्वक उत्पादन होता है, व्यवहार करेंगे तो चर्चा और संवाद महत्वपूर्ण। दूसरा, उत्पादन करते समय प्रकृति की आवर्तनशीलता का ध्यान रखना जरूरी है।
प्रकृति की आवर्तनशीलता का ध्यान रखने का मतलब है कि प्रकृति में देखिएगा तो मिट्टी, पानी, हवा दिखाई देती है। जहाँ की हवा, पानी, मिट्टी अच्छी होती है वहाँ के पेड़ पौधे अच्छे होते हैं। ये पेड़ पौधे की पत्तियां, तना, ये सब सर के जब वापस मिट्टी में मिलते हैं तो मिट्टी को और उपजाऊ बनाते हैं। तो ये दिखता है कि हवा, पानी, मिट्टी पेड़ पौधे के लिए अच्छे हैं। ये पेड़ पौधे भी लौट करके मिट्टी, पानी, हवा को बेहतर बनाते हैं। जहाँ पेड़ पौधे हैं वहाँ बारिश ज़्यादा होता है, वहाँ की मिट्टी का कटान कम होता है, उसकी पानी रोकने की क्षमता अधिक होती है। ये सारा दिखाई देता है। पशु पक्षियों के साथ देखेंगे तो वहाँ भी दिखाई देता है कि ये हवा, पानी पशु पक्षियों के लिए सहयोगी है। पशु पक्षी भी हवा, पानी को ठीक रख पाते हैं। पेड़ पौधों से पशु पक्षियों को भोजन मिलता है। लौट करके पशु पक्षी भी पेड़ पौधे के लिए सहयोगी हो पाते हैं। तो गाय का गोबर पेड़ पौधे को बड़ा होने में मदद करता है, मिट्टी को और उपजाऊ करने में मदद करता है। गाय का मलमूत्र, गाय हो, गधा हो, कोई भी हो, उसका मलमूत्र मिट्टी को बेहतर होने में, उपयोगी होने में मदद करता है। उसके मलमूत्र से, उसकी गंध से पेड़ पौधे में कई सारे रोग नहीं लगते। पेड़ पौधे के पॉलिनेशन में, क्रॉस पॉलिनेशन में, परागण में, अच्छी बीज के तैयार होने में ये पशु पक्षी सहयोगी हो पाते हैं। तो किसी भी फॉरेस्ट में आप देखेंगे, किसी भी जंगल में आप देखेंगे तो हवा, पानी, मिट्टी, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ये तीनों एक दूसरे के साथ पूरक होकर के, कॉम्प्लीमेंट्री होके, सहयोगी होके रहते हुए दिखाई। आदमी को जब इस लिस्ट में शामिल करके देखते हैं तो ये दिखता है कि आदमी के लिए भी ये तीनों सहयोगी, हवा, पानी, मिट्टी आदमी के लिए सहयोगी, पेड़ पौधे भी आदमी के लिए सहयोगी है, हमारा भोजन वगैरह यहीं से मिलता है, पशु पक्षी भी आदमी के लिए सहयोगी। ये तीनों का सहयोग आदमी को मिल रहा है, ये दिखाई देता है। आदमी इनके लिए सहयोगी है कि नहीं, उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। तो जहाँ आदमी है वहीं की हवा, पानी, मिट्टी के खराब होने की संभावना है। जिस जंगल में आदमी नहीं गया हो आज तक, वहाँ की हवा, पानी, मिट्टी खराब नहीं है। जहाँ आदमी रहने हुए दिखाई दे, जहाँ आदमी नहीं पहुँचा हो वहाँ पशु पक्षियों को भी समस्या नहीं शुरू हुई। पशु पक्षियों की भी समस्या ज़्यादातर हम ही पैदा कर देते हैं, चाहे वो गाय की समस्या हो कि शेर की समस्या हो, दोनों खतरे में आज। ऐसा नहीं है कि गाय खतरे में है, शेर नहीं है, या शेर खतरे में है, गाय नहीं। जो बेचारे शाकाहारी हैं वो भी त्रस्त हैं, जो मांसाहारी हैं वो भी त्रस्त हैं। जंगलों में जाइए, बड़ा पोस्टर लगा मिलेगा, वन्य प्राणियों की रक्षा करें, उसके नीचे शेर का, बाघ का, चीता का फोटो लगा हुआ मिलता है। तो ये दिखना जरूरी है कि मानव इन तीनों के लिए समस्या हो रहा है, इतना ही प्रॉब्लम। हम अपनी मूल चाहना को देखेंगे, अपनी सहज स्वीकृति को देखेंगे, अपने से पूछ के देखें कि हमको क्या सहज रूप में स्वीकार होता है। इन तीनों अवस्थाओं के साथ पूरक होना या इन तीनों के लिए समस्या पैदा करना, पूरक होना दिखाई देता है। तो मानव की मूल प्रवृत्ति भी इन सब के साथ पूरक होने की। समस्या सिर्फ इतनी है कि मानव ज्ञान पूर्वक व्यवस्था को समझ के ही, पूरकता को समझ के ही पूरकता का निर्वाह कर पाता है। पूरकता समझ में नहीं आई हो आदमी को, तो आदमी जो कुछ भी करता है उससे समस्या पैदा होनी शुरू हो जाती है। और ऐसा नहीं है कि समस्या पैदा करते हैं तो फल परिणाम कोई दूसरे को भुगतना पड़ता है। हवा, पानी, मिट्टी अगर खराब होगी तो समस्या हवा, पानी, मिट्टी को है कि आदमी को है? आदमी की समस्या है, ये पकड़ना जरूरी। अगर धरती पर कभी खत्म होगा तो पेड़ पौधा पहले खत्म होगा कि आदमी पहले खत्म होगा? ये समझना जरूरी है कि इन चारों अवस्थाओं में देखेंगे ना तो बाकी तीन अवस्थाएं आदमी के बिना रह सकती। जंगल में ये तीनों रह लेते हैं आदमी के बिना। धरती पर भी कल्पना करेंगे तो आदमी के आने के पहले वही तीन अवस्थाएं होंगी, लेकिन आदमी इन तीनों के बिना रह सकता है, ये कल्पना भी नहीं की जा सकती। और अगर इसमें असंतुलन होगा
तो सबसे पहले खत्म होने वाला आदमी। हवा पानी मिट्टी पहले नहीं खत्म, पेड़ पौधे पहले नहीं खत्म होंगे, पशु पक्षी पहले नहीं खत्म होंगे, आदमी पहले खत्म। आदमी को जीने के लिए सब तरह से बहुत अनुकूलता चाहिए। जिस पानी को पी के गाय और सुअर जी लेते हैं, आदमी नहीं जी पाता, नहीं पी भी नहीं पाता है। तो ये दिखना जरूरी है कि इस प्रक्रिया में हम इन सब के लिए पूरक और सहयोगी हो पाए, तब तो उत्पादन है। इनके लिए पूरक और सहयोगी नहीं हो पा रहे हैं तो उत्पादन नहीं। तो हमारे उत्पादन का तरीका अगर ऐसा हो गया है जो पेड़ पौधों के लिए समस्या कारक हो गया है, हमारे उत्पादन का तरीका अगर ऐसा हो गया है जो पशु पक्षियों के लिए समस्या कारक हो गया है, तो निश्चित रूप से उस उत्पादन को हमको रिव्यू करके देखने की जरूरत है, रुक करके पलट करके देखने की जरूरत है कि ये हम ठीक कर रहे हैं कि नहीं। उसमें से मानव शरीर के संदर्भ में अगर बात करने जाएंगे तो स्वास्थ्य की दृष्टि से जो स्टडीज बताती है उसमें ये दोनों बात दिखाई देती है। मानव मूलतः इन सब के साथ पूरक होकर जीना चाहता है, वो बात दिखती है। प्रकृति में व्यवस्था में उसको और विस्तार करके देखने का काम करेंगे, बट सामान्य विज्ञान का भी जो अध्ययन बताता है उससे तो यही लगता है कि मानव के शरीर को अगर देखने जाएंगे तो वो शाकाहारी रचना है, न कि मांसाहारी रचना। सामान्य रूप से 2-3 तरह से उसका पता चलता है। दांतों की बनावट से, नाखून की बनावट से शाकाहारी और मांसाहारी का फर्क दिखाई। आंतों की लंबाई को देखने से भी उसका फर्क पता चलता है। मांसाहारी जीवों की आंतें छोटी होती हैं, शाकाहारी जीवों की आंतें लंबी होती हैं। दांत को भी आप देखेंगे तो मांसाहारी जीवों के ये जो इंसाइजर केनाइन होते ये नुकीले होते, शाकाहारी जीवों के नहीं होते। ऐसे ही आप अगर पानी पीने के ढंग को भी देखिएगा तो मांसाहारी जीव जो होते हैं वो सामान्यतः जीभ से पानी पीते हैं, जबकि शाकाहारी जीव जो होते हैं वो होठ से पानी पीते हैं। ये पानी पीने के अंतर में भी अंतर दिखाई देगा आपको कि शाकाहारी जीव होठ से पानी पीते हैं, मांसाहारी जीव जो होते हैं वो जीभ से पानी पीते हैं। इन सारी बनावट और संरचनाओं की दृष्टि से देखेंगे तो मानव शाकाहारी समझ में आता है। तो उस दृष्टि से अगर देखेंगे तो उत्पादन में वो सारी चीजें जो मनुष्य के शरीर के लिए अनुकूल नहीं है, उसके उत्पादन को तो हमको एक बार रुक करके सोचने और रिव्यू करने की जरूरत दिखाई देती है। ये कुत्ता बिल्ली दोनों चीज खाने शाकाहारी भी मांसाहारी। फिर से कुत्ता बिल्ली शाकाहारी भी है मांसाहारी भी। जी बिल्कुल। तो आप अगर कुत्ते की दांत को देखेंगे तो वो मांसाहारी जीव से मिलता हुआ दिखाई देता है, न कि शाकाहारी से। और अगर आप ये मानते हैं कि आदमी भी दोनों कर सकता है तो ये देखना चाहिए कि उसके आंख में, उसके दांत में, उसके पानी पीने के ढंग में कोई मैचिंग है क्या। कुत्ते को कभी पानी पीते देखिएगा कैसे पानी पीता है, कभी देखिएगा दिखाई देगा। आराम से अध्ययन करके देख लीजिए ना, पता चल जाएगा। पचने में कम समय लगता है, इसलिए जी जिनका पचने में जितना ज्यादा समय लगता है आंत की लंबाई उतनी ज्यादा चाहिए। उनका संरक्षण क्यों ज्यादा किया जाता है? जिनका मांसाहारी जीवों का संरक्षण तो आदमी से करना पड़ता है, बाकी कोई नहीं है उनको मारने वाला। और आदमी से इसलिए करना पड़ता है कि कहीं आदमी उसका खाल बेच रहा होगा, कहीं आदमी उसका दांत बेच रहा होगा, कहीं आदमी उसका सींग और सिर बेच रहा होगा। ये हिसाब लगा के देखना पड़ेगा, कहीं उसका हड्डी का चूड़ा बेच रहा होगा। समस्या तो आदमी की वहाँ खड़ी है, कोई शेर को मार के आदमी थोड़ी खा रहा है। व्यवसाय से जुड़ गया है, मुनाफे से जुड़ गया है, कुछ खास प्रकार की दवाओं को बनाने से जुड़ गया है, वो कारण है जी। तो बचाना तो आदमी से कर रहा है शेर को, प्रकृति में दूसरा कोई नहीं है जो शेर का गर्दन दबा रहा है। सर जी ये रीजन क्या हो सकता है कि अगर मांसाहारी पहले ये खत्म हुआ तो मांसाहारी पहले मर सकता है,
इसके पीछे क्या रीजन है? देखिए कारण तो एकदम सिंपल है कि आप अगर मांसाहारी जीव जो जिंदा ही है वो शाकाहारी को खा के जिंदा है। एक शेर अगर 10 मिनट 12 मिनट या चीता दौड़ लेता है ना, और अगर कोई शिकार उसको नहीं मिला तो समझिए वो अगले दिन शिकार कर सकता है, आज शिकार नहीं कर सकता। कभी किसी वीडियो में सर्च करके देखिएगा, बहुत अच्छे अच्छे लोग बना रखे हैं। ये चीता जिस स्पीड से दौड़ता है 10-12 मिनट में उसको शिकार मिल गया तो मिल गया, पकड़ लिया तो पकड़ लिया, नहीं पकड़ा तो अब उसको पूरा दिन चाहिए पहले आराम करने के लिए, फिर वो दूसरे शिकार के पीछे दौड़ पाएगा। तब एनर्जी रिवील होती है, उसके बिना हो नहीं सकती, हो नहीं सकती। और अच्छे अच्छे वीडियोस बने हैं जी यूट्यूब पर, बहुत अच्छी अच्छी डॉक्यूमेंट्री लोगों ने बना रखी है उसमें, बहुत अच्छी अच्छी डॉक्यूमेंट्री बना रखी है कि ये ऊर्जा कितनी होती है और कितना कंज्यूम होता है। और आदमी भूखा रह के भी कई दिन तक आप शाकाहारी में भी देखेंगे ना, तो आप देखिए कि शाकाहारी जीव पहले, घोड़ा पहले खत्म होगा कि घास पहले खत्म होगा। आप किसी भी क्रम में लौटते जाइए ना, एक ही गणित दिखाई देगा। कल्पना में कोई सोच सकता है कि घोड़ा खा के सब घास खत्म कर देगा नहीं हो सकता जी, घोड़ा मर जाएगा पहले, उसके घास बचा रह जाएगा। जो डिपेंडेंट है वो मरेगा। एग्जैक्टली, इतना सिंपल सा गणित है जी, इतना सिंपल सा गणित है। और सर ये भी तो फर्क हो सकता है कि मान लो अगर किसी को मारते हैं तब जो उसकी ऊर्जा है, उसका भाव है, वो उसके ऊर्जा में ट्रांसफर होता है, ऊर्जा में ट्रांसफर होगा तो उसके सेल में ट्रांसफर होगा, और सेल में ट्रांसफर होगा तो वो तो उसमें पड़ा है, अगर वो कोई खाएगा तो वो भाव और वो एनर्जी आ सकती है कि नहीं आ सकती? उसकी डिटेल तो मुझे नहीं मालूम बहुत, लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूँ कि अगर आदमी क्रूरता के काम कर रहा है तो प्रवृत्ति में क्रूरता आना संभव है। अगर दिन भर हम क्रूरता के 10 काम कर रहे हो, किसी जानवर को मारने का या कुछ भी करने का, तो उसके लिए आगे क्रूर होना आसान। अगर आप क्रूरता को दिन भर नहीं कर रहे हैं, दिन भर नहीं देख रहे हैं, तो करना बहुत मुश्किल। सॉरी, होता ही लेकिन जी दुनिया का भविष्य तो ट्रम्प और पुतिन के हाथ में आ गया। ऐसा लगता है कि दुनिया का भविष्य ट्रम्प और पुतिन के हाथ में है, ऐसा लगता है। और ये भी हम लोगों को लगता है कि ट्रम्प और पुतिन तो पागल है, होशियार तो नहीं है। ये कहने का मतलब यही होता है कि मेरे ट्रम्प और पुतिन तो नालायक और बेवकूफ है जो वहाँ बैठ गए, होशियार तो हम है। दुर्भाग्य तो यही है जी, हमारे आपके जैसे होशियार आदमी को पूछ कौन रहा है। देखिए, मुख्य बात ये है कि दूसरे को क्या करना चाहिए ये तो हम सबको पता है। दूसरे को क्या करना चाहिए ये तो हम सबको पता है। मूल मुद्दा ये है कि हम जहाँ खड़े हैं वहाँ क्या करना बनता है सार्थकता के लिए, वो हमको पता है, ये नहीं बता। चल गया तो हम क्या कर लेंगे? अभी तो नहीं चल रहा है ना, तब क्या कर रहे हैं? समझने का काम कर रहे हैं। 1945 से लेके एग्जैक्टली हमारा आपका रोज तो उसके पहले का है, उसके पहले का। ऐसे ही उत्पादन के साथ देखेंगे ना, तो अगला मुद्दा विनिमय का है, एक्सचेंज का है, और कोष यानी स्टोरेज का है। तो हमको ये देखने की जरूरत है कि विनिमय या एक्सचेंज और कोष की जगह पर हमारा गोल क्या है। विनिमय का, एक्सचेंज का, स्टोरेज का गोल क्या है? हर आदमी को जो सुविधा जब जहाँ चाहिए तब उसको आसानी से उपलब्ध हो जाए, ये गोल है, या हमारा मुनाफा, हमारा लाभ, हमारा पैसा बढ़ता रहे, ये गोल लाभ बढ़ता है, वो तो पहली बात है जी। और कर क्या रहे हैं? हो रहा है ये बात वाला। ये पकड़ना जरूरी है कि हम लक्ष्य से ही अगर भटक गए ना, फिर कितना भी मेहनत से उस काम को करेंगे उतना दूर होते चले जाएंगे। रास्ता एक बार गलत पकड़ लिए ना, हम लोग नर्मदा यात्रा में कई बार रास्ता भटक गए 2-4 जगहों पर,
भटके हुए रास्ते में कितना भी जोर से दौड़िए, मंजिल से दूर पहुंचेंगे, ये पकड़ना जरूरी है। तो हर मानव को आवश्यकीय सुविधा की सुगमता से उपलब्धि हो सके, ये विनिमय या एक्सचेंज का गोल है, न कि हमारा पैसा, हमारा लाभ बढ़े, ये एक्सचेंज का गोल है। और बहुत बार दिखता है कि आदमी स्टोरेज भी इसलिए करता है कि मार्केट में चीज़ों की शॉर्टेज हो जाए, ताकि प्राइस बढ़ जाए और हम उसमें मुनाफा कमा सकें। बहुत सारे लोगों का तो काम ही यही हो गया है कि वो हिसाब लगाते रहते हैं मार्केट का, कि कम किसका भाव बढ़ता है और कम किसका भाव घटता है। जब भाव कम हो तो खरीद लो और जब भाव अधिक हो तो बेच लो, और हम मानते हैं कि हम बड़ा व्यवसाय कर रहे हैं। हमको ये दिखना चाहिए कि उस प्रक्रिया से आदमी को न तो आवश्यकीय सुविधा की सुगमता से उपलब्धि का काम होता है, न ही उस प्रक्रिया से किसी वस्तु के उत्पादन का काम होता है। और आजकल स्टॉक मार्केट में इतनी डिटेल स्टडी लोग कर रहे हैं कि कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में कितना उसका जंप होता है और उसमें कैसे करोड़ों और अरबों कमा सकते हैं। उसके लिए बड़े बड़े लोग सॉफ्टवेयर लेकर के बैठे हुए हैं कि मशीन के थ्रू उस इन्वेस्टमेंट के काम को कर सकें, क्योंकि आदमी तो सोचने जाएगा और करेगा जब तक, तब तक तो कुछ सेकेंड लग जाएंगे। कंप्यूटर के प्रोग्राम हो जो उस काम को कर सकें, उस प्रोग्रामिंग को लिखने वाले को 20 लाख महीने की सैलरी दी जाती है। हमारे मित्रों में से कुछ लोग उस काम को कर रहे थे, इसलिए हमको पता है। तो विनिमय की जगह पर चीजें सुगमता से उपलब्ध हो, वो तो लक्ष्य से कहीं दूर छूट जाता है। पैसा कैसे अधिक से अधिक पैदा हो सकता है और उसको हम बढ़ा सकें, वो हमारा गोल हो। वही बात नीचे लिखी हुई है कि जो उत्पादित वस्तु है, जो प्रोडक्ट हम तैयार कर रहे हैं, उसको एक दूसरे के साथ लेन देन कर सकें, आदान प्रदान कर सकें, ये विनिमय का गोल है। और ये म्यूचुअल फुलफिलमेंट के अर्थ में एक दूसरे की जरूरत पूरा हो सके, इस अर्थ में विनिमय की जरूरत है, न कि लाभ उन्माद के अर्थ में। उन्माद का मतलब होता है कोई चीज जब सिर के ऊपर से गुजर जाए और हम उसमें डूब ही जाए तो उसको उन्माद कहते हैं। पागलपन की जो स्थिति होती है उसको उन्माद कहते हैं। एक बार अगर आवश्यकीय सुविधा की उपलब्धि वाला भाग छूट गया ना, तो पता भी नहीं चलता है कि कितना पैसा कमाने से जिंदगी सफल हो जाएगी। क्योंकि जिस लक्ष्य के लिए जो काम था आपने उसको छोड़ दिया, फिर हिसाब किताब लगाना भी मुश्किल होता है। फिर 100 करोड़ है वो भी कम लगता है, 1000 करोड़ है वो भी कम लगता है, 1 लाख करोड़ है वो भी कम लगता है। क्योंकि आदमी की तृप्ति और संतुष्टि पैसे से नहीं है, वस्तु से। रोटी खाएंगे तो तृप्ति हो सकती है, चावल खाएंगे तो तृप्ति हो सकती है, कपड़ा पहनेंगे तो तृप्ति हो सकती है, पैसे से कोई तृप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि पैसा इनमें से किसी जरूरत को सीधा पूरा नहीं करता। पैसे का सिर्फ एक ही काम है, वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने के लिए एक माध्यम की तरफ प्रयोग करता है। वो कैरियर तो हो सकता है, माध्यम तो हो सकता है, साधन तो हो सकता है, प्रयोग करने की वस्तु नहीं। अनादि काल से वो मिरास की कहानी बताते हैं ना, जिस वस्तु को छू देता था वो सोना बन जाता था, बस उसी पर आते भी ऐसा हो रहा है सर। कहीं कहीं छू लेता है तो सही में सोना हो जाता है, इतना स्टोरेज करता है, शॉर्टेज खड़ा करते हैं कि सही में जब वो बेचेगा तो सोना ही होगा। रुक के ये देखने की जरूरत है। उस मिरास की कहानी में लास्ट में यही आता है कि भोजन की थाली दी जाती है, उसको छूता है और सोना बन जाता है। उसकी बिटिया आती है उसके गले मिलने के लिए, गोद में बैठने के लिए, उसको ऐसे गोद में लेता है और बिटिया सोना की हो जाती है। तो मिरास की कहानी बताते हैं, उसको पढ़िएगा कभी अगर नहीं करें तो कहानी का हंस वही होता है सारे सोने का। ये दिखाई देता है कि अल्टीमेटली जो हर चमकीली चीज दिखाई देती है वो 2 मिनट के लिए अच्छी तो लगती है, तीसरे मिनट में उसका प्रयोग नहीं कर सकते। सोना न खा सकते हैं, न पी सकते हैं, न पहन सकते हैं, न ओढ़ सकते हैं, न उसका कोई यूज हो सकता सीधा। दूसरों को दिखाने के लिए और दूसरों के अंदर ईर्ष्या पैदा करने के लिए तो प्रयोग कर सकते हैं।
औषधि का प्रयोग कर लेते हैं जी बसंत के लोग ना औषधि में बहुत थोड़ा प्रयोग है सोने का, बहुत थोड़ा, कुछ खास दवाओं वो कचिंग कर देते हैं सब केवल जी कचिंग कर देते हैं बस है ना। और उसमें तो जो प्रयोग होता है सोना, सामान्य रूप से वो सोना होता है जो जब आप ज्वेलरी बना रहे होते हैं तो उसका जो बुरादा गिर जाता है पाउडर, तो वो जनरली प्रयोग होता है बस। तो विनिमय के बाद कोष का मतलब है जो विनिमय के बाद अतिरिक्त वस्तुएं बच जाती हैं, जैसे हमने गेहूं का उत्पादन किया, साल भर में हम जितना खा पाए उससे जो अतिरिक्त बच गया उसको हम इकट्ठा करके रखते हैं आगे प्रयोग करने के लिए, उसको कोष कहते हैं। ये विनिमय या एक्सचेंज और कोष या स्टोरेज, ये दोनों का काम अगर पूरकता की दृष्टि से कर रहे हैं, एक दूसरे की सुविधा की जरूरतें पूरी हो जाएं इस दृष्टि से कर रहे हैं, तब तो सहयोग है। सिर्फ लाभ पैदा करने के लिए और पैसा पैदा करने के लिए इसको कर रहे हैं तो हमारे आपके लिए समस्या है। फिर जितना मन लगा के इसको करेंगे समस्याएं उतनी उलझती चली जाएंगी, उतनी उलझती। पीछे जितनी बात की थी ना उसी को समेट के यहाँ लिखा हुआ है कि ये 4 मानव के रूप में हमारे लक्ष्य हैं। ये 5 तो कोई भी लक्ष्य सीधा नहीं मिलता है, लक्ष्य को पाने के लिए जो काम करना होता है वो काम करना होता है। ये काम करेंगे तो ये लक्ष्य मिल सकता है, ये काम नहीं करेंगे 5, ये लक्ष्य कभी नहीं मिलेगा, बात चाहे हम जितनी करें। तो मुख्य मुद्दा इन लक्ष्यों को पहचान करके ये 5 आयाम पर काम करने का है। उसमें जहाँ जितना अवसर हो हमारे पास, अनुकूलता हो हमारे पास, उस अवसर, अनुकूलता और स्थिति परिस्थिति के साथ काम करने की जरूरत है इन 5 आयाम पर। और आप अपने से पूछ के देखिए ये व्यवस्था आप कहाँ चाहते हैं, आपको क्या सहज रूप में स्वीकार होता है। ये व्यवस्था सिर्फ हमारे परिवार में रहे, सिर्फ हमारे परिवार समूह में रहे, सिर्फ ग्राम में रहे, सिर्फ राज्य तक हो, राष्ट्र तक हो, या पूरी धरती पर ये मानवीय व्यवस्था बन सके, ऐसा हम चाहते हैं। चाहते तो यही है कि सब जगह हो जाए। प्रैक्टिकली होगा भी तभी अगर हम सोचेंगे कि एक राज्य तक ये चीज होकर के रह जाए, वो रह नहीं सकती। अगर बाकी राज्यों में वैसा जीने की प्रवृत्ति नहीं है तो हम कैसे उसमें जी सकते हैं? थोड़े समय जी पाएंगे, टिक नहीं पाएंगे। ऐसे ही एक राष्ट्र ऐसा जीना चाहता है, बाकी राष्ट्र ऐसा जीने की इच्छा और तत्परता नहीं रखेंगे, वो एक राष्ट्र कितने दिन टिके? इसलिए उपाय तो 2 में से एक, या तो पूरी धरती पर मानवीय व्यवस्था हो जाए, उस दिशा के लिए हम काम कर सकें, नहीं तो हम अपने परिवार को, अपने गांव को, अपने घर को, अपने मोहल्ले को भी नहीं बचा पाएंगे। ये बात जितनी जल्दी समझ लें उतना अच्छा है। आज की जो परिस्थिति है, जिस तरह से हम एक दूसरे से जुड़ गए हैं, अब हम कोई टापू पर नहीं, हम सब एक दूसरे की बहुत सीमा में हैं, बहुत पहुंच में। कनेक्टिविटी इतनी बढ़ गई है, प्रभाव एक दूसरे के साथ इतना जुड़ गया है, हमारे उत्पादन के तरीके एक दूसरे के साथ इतने उथल गुत्था हो गए हैं कि ठीक होगा तो पूरा होगा, नहीं तो डूबेगा तो पूरा डूबेगा। हम सोचेंगे कि अपने परिवार को संस्कारी बचा लें, अपने गांव को संस्कारी बचा लें, अपने मोहल्ला को ठीक बचा लें, संभव नहीं है। शुरू तो हो सकता है कि हम एक गांव को ठीक करें, धीरे धीरे 10 गांव में कर सकें, 100 गांव में कर सकें, 1000 गांव में कर सकें। ये सोचने का ढंग तो हो सकता है, लेकिन ये ढंग नहीं हो सकता है कि एक गांव में करेंगे और उसको बचा के रख लें। वो तब तक नहीं होगा जब तक बाकी गांव में भी उस प्रवृत्ति, उस मानसिकता को ले जाने के काम को हम नहीं कर सकते। ये पहचानना जरूरी है कि चीजें आज के दिन बहुत जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से। ये तो होगा तो अपने आप पहले दूसरों को अच्छा लगेगा। जी होगा तो उसका डिजाइन यही है कि हम अपने परिवार में ठीक जी सकें,
परिवार समूह में ठीक जी सकें, ग्राम के जगह पर ठीक जी सकें, धीरे धीरे राज्य, राष्ट्र, विश्व तक हम इसको ले जाने के काम को निष्ठा और तत्परता से कर सकें। आदमी ऐसा जीना चाहता है, ये बात सही है, लेकिन जब तक उसको ऐसा जीने का उपाय नहीं दिखता है, संभावना नहीं दिखती है, सपोर्ट नहीं दिखता है, तब तक आदमी कैसे बदलने को तैयार है। तो हमारी आपकी एक मुख्य भूमिका ये बनती है कि अगर ऐसा जीने का अवसर, अनुकूलता हमको दिखता है, तो पहले हम खुद जितना जी सकते हैं वो जी सकें, औरों को ऐसा जीने की प्रेरणा दे सकें, और हम साथ मिलकर के जिएंगे तो जितना अभी जी रहे हैं उससे थोड़ा ज़्यादा बेहतर ही जी पाएंगे, क्योंकि फिर आपका सहयोग भी हमको मिल पाता है, हमारा सहयोग आपको मिलने के साथ साथ। इतने के साथ देखेंगे तो एक आखिरी बात जो इस संदर्भ में हमको कहनी है वो ये कि मानवीय व्यवस्था का आधार समझदार और जिम्मेदार व्यक्ति ही हो सकता है। ये समझदार और जिम्मेदार व्यक्ति को तैयार करने का काम नहीं करेंगे, कोई व्यवस्था नहीं चलेगी, कोई व्यवस्था नहीं, क्योंकि उस सिस्टम को चलाने वाला तो आदमी ही है। आज भी देखेंगे ना, कानून व्यवस्थाओं को हम जितनी भी गालियां दे रहे हैं, बहुत सारे कानून हो सकता है ठीक नहीं बने हों, अंग्रेजों के काले कानून आज भी चल रहे हों, लेकिन देश के किसी कानून में ये नहीं लिखा है कि भ्रष्टाचार करना चाहिए। और देश का बड़ी मुश्किल से कोई ऑफिस बच गया है जिसमें भ्रष्टाचार नहीं होता। तो ये कानून की समस्या नहीं है, ये हम लोगों की समस्या है, हम लोगों की समस्या है कि हमारी आपकी प्रवृत्ति नहीं बदलेगी, हमारी आपकी जीने की शैली नहीं बदलेगी, तो जहां रहेंगे वहीं कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेंगे। वो एक पुरानी कहानी है कि एक राज्य में जो है कोई भ्रष्टाचारी व्यक्ति होगा, राजा ईमानदार था, उसने देखा है भ्रष्टाचारी आदमी है, क्या करें, इसको जिस व्यवस्था में भेजिए वही भ्रष्टाचार के तरीके ढूंढ लेता है। और सचमुच लोग बड़े क्रिएटिव होते हैं। तो उत्तर प्रदेश में तकनीकी शिक्षा किसी समय तक ऐसा मानी जाती थी कि इसमें पैसा कमाने का कोई उपाय नहीं है। धीरे धीरे 20-25 सालों में ये स्थिति हो गई है कि तकनीकी शिक्षा भी पैसा कमाने का एक बढ़िया धंधा होती है। लोगों ने बहुत सारे तरीके निकाल दिए कि इसमें भी कैसे पैसा कमा सकते हैं। पहले लगता था शिक्षा में क्या पैसा, कुछ स्कूल कॉलेज चल रहे हैं, चलने दो। आज इतने तरीके निकाल लिए हैं लोग कि बढ़िया धंधा हो गया है। तो कहते हैं कि वो भ्रष्टाचारी था, क्या करेंगे उसको, तो राजा ने उसको भेज दिया कि तुम जाके बैठो समुद्र किनारे, लहर आती है ना समुद्र में, खड़े रहे होंगे, कभी तो देखे होंगे, लहर आती है जाती है, तो आप बैठ के गिनते रहो कि कितना लहर आया और कितना लहर गया। शाम को उसका रिपोर्ट मिला। बैठा रहा वो, बैठा बैठा क्या करेगा, लहर गिनते गिनते आइडिया लगाना शुरू किया कि कैसे इसमें रास्ता निकाल सकते हैं। तभी उसने देखा कि एक जहाज उधर से गुजर रहा है। वो जैसे ही गुजरता हुआ जहाज दिखा, उसने कहा ठहरो, तुम यहाँ से गुजर नहीं सकते हो। कहा क्यों भाई, कहा राजा ने हमको यहाँ लहर गिनने का परमिशन दिया है, लेकिन तुम इसमें से गुजरोगे तो लहर बिगड़ जाएगी, हम गिनेंगे कैसे, तो राजा की आज्ञा का उल्लंघन होगा, खड़े रहो। वो बेचारा 1 दिन खड़ा रहा, 2 दिन खड़ा रहा, 3 दिन खड़ा रहा, और लहर तो हर समय आ रही है, हर समय गिनती चल रही है, रुकेगी कब। तीसरे दिन आके पूछा सरकार कोई उपाय तो बताइए कैसे जाएंगे। कहा उपाय तो बहुत सिंपल है, 1 लाख रुपया रखो और गुजर जाओ। तरीके ढूंढने हो ना, तो जहाँ जाता है आदमी वही तरीका ढूंढे। कोई भी सिस्टम चलेगा कैसे, चलेगा कैसे, क्योंकि अल्टीमेटली उस सिस्टम को चलाने वाले कुछ लोग ही तो होंगे। अगर वो कुछ लोग भी ठीक नहीं है तो कैसे चीजें ठीक चलेगी। अभी भाई साहब पिछले सेशन में कह रहे थे कि लोकसभा में 250 से ज्यादा लोग जो है उन पर अपराध का कोई न कोई आरोप लगा हुआ है, पता नहीं सिद्ध हुआ है कि नहीं, पर आरोप लगा हुआ है। तो जब 500-600 आदमी भी आप पूरे देश भर में चुन करके ठीक नहीं निकाल सकते हैं, तो देश चलाएंगे किसके भरोसे। एक राज्य में जो 200, 300, 400 एमएलए चुनने का काम कर रहे हैं, अगर वो भी ठीक नहीं मिलेंगे लोग, तो चलेगा किसके भरोसे जी।
नारा लगता रहता है, चौकीदार चोर है। अगर सचमुच कहीं का चौकीदार चोर हो जाए तो फिर उसकी सुरक्षा तो भगवान ही कर सकते हैं, आदमी कौन करेगा। हमारा एक मित्र IIT में थे, हमारे एक सीनियर थे, वो IRS बने, एक बार लौट के आए मिलने के लिए, सीनियर थे हम लोगों से 3 साल। तो साल भर के बाद जब वो लौट करके आए मिलने के लिए तो बैठ करके बातें हो रही थी। हम लोग उनसे पूछे कि आपका साल भर का IRS का एक्सपीरियंस क्या है, उसमें सिविल सर्विसेज की तैयारी का हम लोग भी सोच रहे थे, हमारे स्कूल के सीनियर थे, कॉलेज में भी थे। तो उन्होंने कहा कि ये साल भर में हमको एक बात पता चल गई है कि भगवान है। कैसे, मतलब आप IRS के एक्सपीरियंस में ये कह रहे हैं कि भगवान है, ये कैसे कह रहे हैं? तो कह रहे हैं कि व्यवस्थाएं इस तरह से चल रही है कि कोई माँ बाप नहीं है, किसी को किसी चीज से मतलब नहीं रह गया है, फिर भी चीजें इतनी ठीक चल रही हैं तो मानना तो पड़ेगा कि भगवान है। अगर नहीं होता तो इतना चलना बहुत मुश्किल। तो क्या हो गया है, अभी जो हमारा जीने का डिजाइन हो गया है उसमें ज्यादातर लोग अगर उसी समस्या से ग्रस्त हो गए हों, जहाँ उनको पैसा, सुविधा, अपना कुर्सी पर, उससे अधिक कुछ दिखाई नहीं देता हो, तो समस्याएं तो फंसेंगी जी, कहाँ जाएंगे। तो मानवीय व्यवस्था तभी चल सकती है जब उसके आधार में समझदार और जिम्मेदार लोग, खास करके लोकतंत्र की जगह से जब मैं देखता हूँ तो ये समझ में आता है कि लोकतंत्र में तो उन लोगों को जो हमारे ऊपर शासन करेंगे उसको चुनने वाला आम आदमी। तो अगर आम आदमी का एक सर्टेन परसेंटेज ठीक नहीं होगा तो हम लोकतंत्र में कभी भी जिम्मेदार लोगों को चुन के ला ही नहीं सकते। राजतंत्र में तो फिर भी संभव था कि एक राजा और कुछ मंत्री ठीक हो जाएं तो चीजें ठीक चल जाएं, लेकिन लोकतंत्र में तो जब तक एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ पीपल, सर्टेन नंबर ऑफ लोग, कुछ निश्चित संख्या में लोग ठीक नहीं होंगे तब तक हम ठीक आदमी को चुन के वहां लेके नहीं जा सकते। जब तक ठीक आदमी वहां चुन के नहीं जाएगा तब तक व्यवस्था कैसी भी हो उसके ठीक होने का काम नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं एक निश्चित संख्या में लोगों के समझदार जिम्मेदार होने की जरूरत है, जो कम से कम उचित अनुचित के आधार पर वोट देने का काम कर सकें, ना कि 1000 रुपया, एक साड़ी, एक कंबल, 2 शराब की बोतल और एक मुर्गे की पार्टी पर वोट दें। ऐसे ही देखिएगा, मानवीय व्यवस्था बन जाए तो वो क्या काम करती है, उसका फल परिणाम क्या होगा, तो अधिक से अधिक समझदार और जिम्मेदार मनुष्यों का निर्माण कर पाती है और उनको मानवीयता के साथ जीने के लिए अवसर देती है, साधन देती है, प्रोत्साहन देती है, संरक्षण देती है, मार्गदर्शन देती है। हमारे बालक जी बार बार ये शिकायत करते रहते हैं कि आज आदमी ठीक जीना चाहता है, अवसर नहीं है उसके पास। अगर व्यवस्था ठीक नहीं है तो अवसर कैसे ठीक मिलेगा? लेकिन उन जगहों पे भी 2 बात देखने की जरूरत है। पूरा संसार ठीक कर दे ये अवसर किसी एक आदमी के हाथ में नहीं, ठीक है, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे हम लोग किसी समय में, हम लोग का मतलब हमारे पूर्वज लोग किसी समय में ये जो पूरी जीवन विद्या की बात है ना, इसको शिक्षा में ले जाने की बात कर रहे थे। जो उस समय के मुख्यमंत्री थे, शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने एक आदेश जारी कर दिया कि इसको सब जगह लागू किया है। छत्तीसगढ़ के सभी स्कूलों में वो ऑर्डर पहुंच गए। ये बता रहा हूँ मैं 80s की बात, शायद 86, 88 की बात हो या 90 के पहले की। सभी स्कूल कॉलेजेस में ऑर्डर पहुंच गए। ऑर्डर पहुंच जाने से कोई पढ़ाई हो जाएगी क्या? अगर आपने टीचर तैयार करने का काम नहीं किया है, उसके लिए पीरियड लगाने का काम नहीं किया है, उसके लिए किताब डेवलप करने का काम नहीं किया है, तो मुख्यमंत्री या शिक्षा मंत्री के एक ऑर्डर लिख देने से कि इसको हर स्कूल में पढ़ाया जाए, कोई लागू हो जाती है चीजें क्या? तो ये दिखता है कि ऐसा भी नहीं है कि कोई मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति किसी के हाथ में है कि वो पूरे संसार को ठीक करे। नेता के बारे में लोग ऐसा मानते हैं कि नेता वो होता है जिसके पीछे लोग चलते हैं। अगर थोड़ा ध्यान से देखिएगा ना तो आज के ज्यादातर नेता वो हैं कि जिधर भीड़ जा रही होती है वहां सामने झंडा लेके खड़े हो जाते हैं। नेता ऐसे नहीं रह गए हैं जिनके पीछे भीड़ चल रही है। भीड़ जिधर धक्का मारना आज के दिन शुरू करते हैं ना, नेता अपना झंडा लेके उसके आगे खड़ा हो जाता है कि हम तुम्हारे लीडर।
ये पकड़ना जरूरी है कि आज के दिन कोई नेता किसी विजन के साथ चल रहे हैं और देश को बढ़ा रहे हैं। कोई बिरले होंगे, मैं मना नहीं कर रहा, इक्के दुक्के होंगे, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन ज्यादातर जगहों पे तो यही दिखाई देता है कि 10 प्रेशर के बीच में वो भी कुछ कर रहे होते हैं, 10 प्रेशर के बीच में वो भी कुछ कर रहे होते हैं। तो ये दिखना जरूरी है कि एक कोई आदमी ऐसा नहीं है जिसके हाथ में सब कुछ है कि वो समझ जाए तो चीजें ठीक हो जाए, नहीं है, लोकतंत्र में तो बिल्कुल नहीं। दूसरी तरफ से ये भी दिखाई देता है कि कोई आदमी ऐसा नहीं है जिसके हाथ में कुछ नहीं। कम से कम अपने घर में, अपने परिवार में, अपने ऑफिस में, जिस स्कूल कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, जिन लोगों के साथ मिल रहे हैं, जिस रोड पर चल रहे हैं, उतनी सीमा में तो न्यायपूर्वक जीने का काम हम कर ही सकते हैं जी। उतनी सीमा में तो अपने शरीर को स्वस्थ रखने का काम करने का हम कर ही सकते हैं। उतनी सीमा में तो कुछ समझदार जिम्मेदार होकर के दूसरों को शिक्षा संस्कार पूर्वक समझदार जिम्मेदार बनने में सहयोग करने का काम कर ही सकते हैं। जो उत्पादन हम कर रहे हैं उसको मानवीय ढंग से कर ही सकते हैं। जहाँ विनिमय व्यवस्था हमारे हाथ में है उसको लाभ उन्माद के बिना एक दूसरे की जरूरत को पूरा करने के अर्थ में कर ही सकते हैं। मुझे लगता है कि जो हमारी सीमा में है उसको जब हम करते हैं ना तो उससे अधिक का अवसर हमको उपलब्ध होने की संभावना है। जो है हमारे पास उपलब्ध, अगर उसी को करने का काम हम नहीं करते हैं, आगे के अवसर संभावना भी नहीं खुलती। हम सोचेंगे कि एक दिन कोई हमको प्रधानमंत्री बना दे, फिर हम दुनिया ठीक करेंगे। बहुत प्रधानमंत्री आए और बहुत चले गए, ये समझना जरूरी। इतनी बात हमको समाज में व्यवस्था के संदर्भ में कहनी थी। इतने पर कोई भी प्रश्न हो तो बताइए, उसको पहले एक बार हम रिस्पॉन्ड कर देते हैं, फिर आगे चलेंगे। वो बात इतना कह बहुत ज्यादा हो जाता है, इस केस में कैसे आदमी सुधरा है? 2 बात हमको कहनी। ये बात तो सही है कि आज भी दिखाई देता है कि अगर समाज की, जो मैं बात कर रहा था, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते समय 10 से 20% बच्चे हैं जो सिगरेट और शराब पी रहे हैं, लौट के निकलते समय 10 से 20% बच रहे हैं जो नहीं पी रहे हैं। तो व्यवस्था का प्रभाव तो पड़ता है, समाज का प्रभाव तो पड़ता है। तो किसी भी एक देश को ठीक करके हम रुक जाएंगे तो चीजें हल नहीं हो सकती। एक देश को ठीक होना शुरुआत हो सकता है बाकी देशों के साथ व्यवस्था पूर्वक जीने के संदर्भ। तो अंततोगत्वा ठीक तो सबको ही होने की जरूरत है। इस पहली बात से तो मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। ये जो दूसरी बात है ना कि जो सबसे ठीक जीता है वही सबसे पहले मारा जाता है, इस पर हमको लगता है कि एक बार पुनर्विचार करने की जरूरत है कि क्या वास्तव में हम ठीक जीते हैं तो मारे जाते हैं। आपको अगर यहाँ बैठे हुए 80 लोगों में किसी 4 आदमी का जान बचाना होगा, आप किसका बचाओगे? जो सबसे धूर्त है कि जो सबसे ठीक दिखाई देता है? लेकिन लोगों की जंप करेंगे तो नहीं होगा ना। हम आपकी ही मानसिकता को पूछ रहे हैं। वो तो वही बताता कि भगवान है। भगवान है कि पहले दिन ये बात दिखना जरूरी है। 1 मिनट, ये दिखना जरूरी है कि दूसरे की मानसिकता के बारे में तो हम सबको शंका है कि दूसरा क्या करेगा। 4 को बचाना है तो हमको ठीक कोई बचाए। एक आदमी ढूंढ के लाइए जो ये कहे कि हम बचाएंगे सबसे चोर उचक्के को, बाकी को मरने देंगे। हम बचाएंगे उसको जिसने हमारी जिंदगी नरक कर दिया है, जिसने हमारी जिंदगी ठीक किया है, उसको तो मरने देंगे। एक आदमी ढूंढ के लाइए ना, तब तो हम बात करें। दूसरे को लेके तो सबको डाउट है कि ये पता नहीं क्या कर देंगे, वो पता नहीं क्या कर, ये पता नहीं क्या कर देंगे, हम क्या कर देंगे, बताइए तो सही। मतलब अगर कोई अच्छा करते हैं तो अच्छे की शुरुआत होती है, तो वो हो रही है तो वो रुक कैसे सकती है, तो मल्टीप्लाई होती है। अभी मान लिया यही प्रोग्राम है जीवन विद्या का, तो ये जहाँ से चला था लगातार बढ़ ही रहा है। पहले तो ऐसा समझ रहे थे कि यार इसको कौन सुनेगा, ऐसा कहाँ हो सकता है, क्या हो सकता है,
उसके बाद आप जैसे लोग हुए, पढ़े लिखे बहुत सारे लोग हुए, और ये लगातार बढ़ ही रहा है। तो जब ये एक राष्ट्र तक पहुंच जाएगा, यानी मतलब हिंदुस्तान तक पहुंच गया, तो फिर ये कैसे मान लिया जाए कि दूसरे देश में नहीं पहुंचेगा? अच्छा तो सबको चाहता है। ये बात सही है कि पिछले 30-40 सालों में जीवन विद्या के प्रोग्राम लगातार बहुत बढ़ रहे हैं और फैल रहे हैं, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूँगा कि ये रुकता कैसे है, उस पर जरूर मैं एक बात कहूँगा। ये रुकता है हम जैसे नालायकों के कारण, जो इसका प्रचार प्रसार करते हैं लेकिन इसके हिसाब से जीते नहीं। अगर कोई भी सही का अभियान रुकता है ना, और डाउनफॉल होना शुरू होता है, गिरना शुरू होता है, वो शुरू होता है हम जैसे उन नालायकों के कारण, जो बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन उसको जीने के संदर्भ में ईमानदारी नहीं होती है, निष्ठा नहीं होता है, समर्पण नहीं होता है, बल्कि इसको भी कहीं न कहीं अपने पहचान का, अपने पद का, अपने पावर का, अपने पैसे का साधन बना डूबता है वहाँ जाके। उसको कहीं न कहीं हमको आपको देखने की जरूरत है कि हम इसको डुबाने में सहयोग करने का काम कर रहे हैं या इसको उठाने में कुछ सहयोग करने का काम कर रहे हैं। ये तो ठीक है कि सर जो इसे फॉलो नहीं करता है उसका मैसेज भी जो लोगों तक पहुंचता होगा वो भी गलत तरीके से पहुंचता होगा। पहुंचेगा ही ना जी। आप अगर 10 साल से जीवन विद्या कर रहे हैं और पत्नी आपकी परेशान है तो वो जीवन विद्या के बारे में क्या निष्कर्ष निकालेगी? यही निष्कर्ष निकालेगी कि निकम्मे लोग हैं, बात और बकवास कराते हैं, घर में वैसे ही जीते हैं। यही तो निष्कर्ष निकालेगी। हाँ, वैसे इसका जो सही कह रहे हैं आप, इसमें ऐसा भी होगा, अगर मान लो आपसे मैंने सीख लिया और मेरे में जो चेंज हुआ, अगर मेरे में चेंज हुआ, आसपास के लोगों ने देखा यार ये बंदा बहुत चेंज हो गया, तो फिर वो मेरे से बात करेंगे कि भाई तुम कहाँ जाते थे, मैं हूँ या कोई भी किसी से भी, तो मान लो मैंने बताया ये जीवन विद्या ये, तो इस तरह से ही फिर वो लोग भी कि हमें भी जाना चाहिए, हमें भी इसमें अपनी भागीदार बनना चाहिए। होता ही है। आपकी जिंदगी में अगर अगला सार्थकता को देखता है, आपकी जिंदगी को बेहतर पाता है, आपसे बात करके उसको समाज महीने में वो मन से कह रहे थे कि बैगन नहीं बनाना चाहिए, घर में नहीं खाना चाहिए इस महीने, उनकी पत्नी सुन रही थी और घर में उसी दिन बैगन बना रखी थी, तो लौट के गाय को डाल दी सारा। जब पंडित जी आए खाने तो उनको सूखी रोटी दी खाने के लिए, पूछा भाई सब्जी क्या हो गया आज? उन्होंने कहा आज गलती हो गई, बैगन बनाए थे और आपने कहा इस मौसम में बैगन नहीं खाना चाहिए तो डाला है। उन्होंने कहा कोई चिंता नहीं करो, जो बाहर कहा करते हैं वो लोगों के लिए है, घर के लिए थोड़ी लागू होता है। तो हमारे जीने के बहुत सारे डिजाइन ऐसे हो गए हैं और ऐसे डिजाइन के साथ जिएंगे तो हर दूसरे आदमी को हमको देख के घृणा होती है, शंका होती है, न कि कोई प्रेरणा मिलती है जी। वो छल की कैटेगरी में आता है, पाखंड की कैटेगरी में आता है, झूठ की कैटेगरी में आता है, और उसको देख के अगले को घृणा हो सकती है, नफरत हो सकती है, कोई वैसा जीने की प्रेरणा नहीं हो सकती जी। प्रकृति का मतलब है एक एक के रूप में जो भी इकाई हमको दिखाई दे रही है ना, आदमी, गाय, गधा, कुत्ता, घोड़ा, तारे, चांद, सूरज, धरती, कैमरा, प्रोजेक्टर, माइक, ये जितनी भी चीजें हमको दिखाई दे रही हैं, ये एक एक के रूप में जो दिखता है उसको इकाई कहते हैं, और ये सभी इकाइयों को मिला करके प्रकृति कहते हैं। एक एक के रूप में जो दिखाई दे रहा है उसको इकाई कह रहे हैं, और सभी इकाइयों को मिला के प्रकृति कहते हैं। तो प्रकृति में हवा, पानी, मिट्टी भी है, पेड़ पौधा भी है, पशु पक्षी भी है, आदमी भी है, गाय, गधा, घोड़ा, कुत्ता, जानवर, पेड़ पौधा, तारे, सूरज, चांद, आकाश, सब उसमें आता है। तो ये प्रकृति को देखने जाएंगे ना तो ये दिखता है, आप आकाश में आंख उठा के देखें और जितने तरह के तारे, ग्रह, नक्षत्र सब दिखाई देते हैं, ये सब प्रकृति का हिस्सा, सब प्रकृति का हिस्सा। तो इस प्रकृति को जब अध्ययन करने जाते हैं, इस अनंत प्रकृति का अध्ययन करने जाते हैं, तो उस अध्ययन करने के लिए क्लासिफिकेशन करना जरूरी है, वर्गीकरण करना जरूरी है, ताकि हम उसका अध्ययन कर सकें। एक एक करके कितना अध्ययन करें? तो मानव को अगर एक कैटेगरी में देख के हम एक मानव का अध्ययन कर लेते हैं तो संसार के हर मानव के बारे में हमको वैसे ही पता चल जाता है, जैसे चावल के 2 दाने को देख करके हमको पता चल जाता है कि हानि के सारे चावल पक गए हैं कि नहीं पक। तो ये 4 अवस्था में उसको क्लासिफाई इसलिए कर रहे हैं
कि इन चारों अवस्थाओं का अध्ययन करने से हमको पूरी प्रकृति के बारे में पता चला। एक एक को पकड़ पकड़ के ढूंढ ढूंढ के देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, उस अवस्था का अध्ययन करने से उसके बारे में हमको पता चलता है। कि चार अवस्था में इसको बांटे हैं, पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था और मानव। पदार्थ अवस्था में मिट्टी, पानी, हवा जैसी चीजें हैं, प्राण अवस्था में पेड़ पौधे जैसी चीजें हैं, जीव अवस्था में पशु पक्षी हैं और मानव। ये अलग अलग अगर हमने लिखा है, इसका मतलब इन सब में कुछ अंतर है, इसीलिए तो अलग अलग कैटेगरी बनाई। सारे पेड़ पौधे को एक कैटेगरी में रख दिया है, इसका मतलब सभी पेड़ पौधों में कुछ समानता है जिसको देख के हमने एक कैटेगरी में रखा। अगर सभी पशु पक्षियों को यहाँ एक कैटेगरी में रखा है, इसका मतलब सभी पशु पक्षियों में कुछ समानता को देख के हमने उस एक कैटेगरी में रखा। और अगर पशु पक्षी और पेड़ पौधे को अलग अलग रखा है, इसका मतलब दोनों में कुछ अंतर है, इसलिए अलग अलग रखा है। तो क्या ये है, उस पर थोड़ी बात मैं कर देता हूँ जितना अभी टाइम है ब्रेक के पहले, कि ये चार अवस्था में बातें हैं, पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था और मानव का नाम दिया है ज्ञान अवस्था, क्योंकि समझना, ज्ञान, नॉलेज हर मानव की आवश्यकता दिखाई देती है। समझे बिना एक आदमी भी ठीक जीने का काम नहीं कर पाता है, इसलिए मानव को ज्ञान अवस्था का। दूसरी तरफ से कहें तो छोटा से छोटा बच्चा भी चीजों को जानना ही चाहता है, समझना ही चाहता है, उससे जुड़े 100 सवाल पूछता ही है, इसलिए ज्ञान मानव की मूलभूत जरूरत है, तो मानव को ज्ञान अवस्था में रखा है। क्या अंतर है इसमें अगर देखेंगे ना, तो ये धारणा वाली जगह से हम पहले बात करना शुरू करते हैं। पदार्थ अवस्था को देखिएगा ना, धातु, धरती, मिट्टी, पानी, हवा, ये जो सारी चीजें हैं, ये अस्तित्व का मतलब है ये बना रहता है, जैसा है वैसा ही। तो आप घर में अगर 100 ग्राम सोना ला के रखे हैं, 10 साल बाद भी वो 100 ग्राम ही मिलेगा, वो 100 ग्राम नहीं हो जाए, 250 ग्राम नहीं हो जाए। कब तक वैसा बना रहता है? जब तक कि वो किसी दूसरी चीज में बदल ना जाए। तो लोहा लोहे की तरह बना रहता है जब तक वो किसी दूसरी चीज में ना बदल जाए। पानी पानी की तरह बना रहता है जब तक कि वो किसी दूसरी चीज में ना बदल जाए। जी, पत्थर बड़ा ऐसे नहीं हो सकता है जब तक दूसरी चीजें आके उससे जुड़े और मिले नहीं। वो पत्थर पैदा होके बड़ा नहीं होता है। आपके घर में 1 किलो सोना पहले से हो और आप 1 किलो ला के 2 किलो रख देंगे तो क्या कहेंगे? सोना बढ़ गया है। सारे पत्थर के बढ़ने की प्रक्रिया है ना, वो प्रक्रिया परिवर्तन की प्रक्रिया है, बदलाव की प्रक्रिया है, ना कि पत्थर मल्टीप्लाई करता है। उसको यहाँ से और बात कर देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। प्राण अवस्था में देखिएगा ना, तो एक छोटी से छोटी प्राण कोशिका या सेल को देखिएगा, वो बाहर से अनुकूल रस रसायन को ग्रहण करने का काम करती है, जो प्रतिकूल रस रसायन है उसको बाहर निकालने का काम करती है। उस प्रक्रिया में वो धीरे धीरे पुष्ट होती है, पुष्ट होकर के फिर वो अपने से ही नए सेल का निर्माण करने का काम करती है। तो वही कोशिका मल्टीप्लाई होके, प्रजनन होके अपने ही जैसे दूसरी कोशिकाओं को तैयार करने का काम करती है। ग्रोथ, वृद्धि होना। तो आप अगर एक आम के पौधे को देखेंगे ना, तो 1 साल पहले अगर वो 3 मीटर का था, साल भर बाद देखेंगे तो आम के पौधे की तरह बना रहता है, लेकिन 3 मीटर का नहीं मिलेगा, और 6 मीटर का मिलेगा, 15 किलो का नहीं मिलेगा, 50 किलो का मिलेगा। यहाँ वो चीज नहीं दिखाई देती। यहाँ वो 15 किलो से 50 किलो इसलिए हो रहा है क्योंकि उसमें नई कोशिकाओं को बनाने की, पैदा करने की, प्रजनन करने की क्षमता है। अनुकूल रस रसायन को बाहर से ग्रहण करके, हवा, पानी, मिट्टी से अनुकूलता को ग्रहण करके, प्रतिकूलता को बाहर निकाल के उसमें मल्टीप्लाई होने की कैपेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी।
जो यहाँ पशु पक्षी, जो यहाँ पदार्थ अवस्था में नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा। पदार्थ अवस्था में वो अपने को मल्टीप्लाई नहीं कर पाता। ये जो पत्थर या धातु भी कहीं बढ़ते हुए होते तो इतनी समस्या नहीं होती कि हम लोहे को लेके, कोयले को लेके परेशान हो रहे हैं। बदलाव में होता है तो सिर्फ इतना ही होता है कि उसके बगल में जो धातु पहले से पड़ी हुई थी वो पत्थर में बदल गई। ये नहीं होता है कि ये पत्थर खा पी के पुष्ट हो गया और अपने जैसा दो पत्थर पैदा कर लिया। यहाँ वो चीज होती, पेड़ पौधों में वो चीज होती। पशु पक्षियों में देखिएगा ना, तो शरीर इनका भी पेड़ पौधे की तरह ही पैदा होता है, बड़ा होता है, बूढ़ा होता है, मर जाता है। तो एक गाय का शरीर गाय की तरह बना रहता है, पुष्ट भी होता है, और एक समय के बाद उम्र पूरी होती है तो जैसे पेड़ पौधे मरते हैं वैसे गाय का शरीर भी मर जाता है। लेकिन गाय में देखेंगे तो जीने की आशा दिखाई देती है। जीने की आशा का मतलब अपने को बनाए बचाए रखने की प्रवृत्ति दिखाई देती है। तो गाय को अगर घास देंगे तो आपकी तरफ आएगा, डंडा मारेंगे तो आपसे दूर जाएगा, ये चीज दिखाई देती है। आदमी में देखेंगे तो आदमी का शरीर भी गाय के शरीर की तरह और पेड़ पौधे की तरह ही है, पैदा होता है, बड़ा होता है, बूढ़ा होता है, मर जाता है। ये अस्तित्व और पुष्टि दोनों उसमें दिखाई देती है। लेकिन मानव के मय में निरंतर सुखपूर्वक जीने की आशा दिखाई देती है। एक क्षण के लिए भी मानव दुखी होना नहीं चाहता, और ये निरंतर सुखपूर्वक जीने का काम ज्ञान से होता है, समाधान से होता है, समझदारी से होता है। ये मानव और पशु का अंतर दिखाई देता है। हम बार बार कहते हैं कि गाय को अगर क्लासरूम में इकट्ठा करना हो ना तो सबसे पहले बीच में घास ला के रखनी पड़ेगी, उसके बिना गाय नहीं आ सकती। कुत्तों को यहाँ इकट्ठा करना हो तो सबसे पहले बीच में भोजन रखना पड़ेगा, तभी कुत्ते आएंगे। क्योंकि जीने की आशा के तहत वो अपने शरीर को बनाए और बचाए रखने के लिए तत्पर होते हैं। तो शरीर के लिए अनुकूल भोजन मिलेगा तो गाय आएंगे, कुत्ते आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। आदमी के साथ ऐसा नहीं। आपको जो खाना यहाँ मिल रहा होगा, जो रहने का इंतजाम यहाँ मिल रहा होगा, बहुत संभव है कि आपके घर में इससे ज़्यादा बढ़िया इंतजाम हो। आपके पास रहने का इंतजाम भी इससे बढ़िया हो, खाने पीने का इंतजाम भी इससे बढ़िया हो। और इस क्लासरूम में बैठे हुए तो कोई खाना नहीं मिल रहा होता, लेकिन फिर भी हम सुन रहे होते, क्योंकि कहीं ना कहीं ज्ञान की हमारी ज़रूरत है, समझ की हमारी ज़रूरत है। सिर्फ शरीर को चला लेना हमारे लिए मुद्दा नहीं है। हमारे लिए ज्ञान का होना, समझ का होना, ये मूलभूत मुद्दा है। इसीलिए मानव को यहाँ ज्ञान अवस्था में रखा है। इस पर और अंतरों पर हम आराम आराम से बात करेंगे आगे के सेशंस में। अभी के लिए हम ब्रेक करते, लौट करके आर्य जी बात करेंगे स्वास्थ्य वाले मुद्दे पर। नमस्ते सभी को।